देखिए सर, तो लास्ट क्लास में अपने ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट स्टार्ट किया था और आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो एक क्वेश्चन अपने लोग किए थे, रिमेम्बर? ये सर कंपैरेटिव बैलेंस शीट काफी इजी है। तो आप लोग अपने ये अपने लोग क्लास वर्क किए थे क्वेश्चन नंबर 1 और आप लोग को होमवर्क दिए थे। बना नहीं बना बताइए प्लीज। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया ना? कोई एक जन बनाया तो कॉपी दीजिए। इनकम स्टेटमेंट देखिए सर, सुल्तानिया लिमिटेड, सुल्तानिया अगर देखेंगे तो फिक्स एसेट्स करंट एसेट्स वहां है, यहाँ शेयर कैपिटल जर्नलिज्म लॉन्ग टर्म लोन करंट लायबिलिटी। ये देखिए दिख रहा है। ये इस तरह से होगा, ए बी सी डी इक्वल टू क्या होता है जी? सी बाई ए इंटू 100। ये 3,75,000, 4,50,000, 75, 37,500, 20% 50,000, 21। हाँ एक नंबर है। 2,10,000, 1,50,000, ये 60,000 रुपये कम कर दिया, करंट लायबिलिटी भी कम कर दिया है। और यहाँ पे फिक्स एसेट्स हैं और करंट एसेट्स हैं। उसके बाद कितना था? क्वेश्चन नंबर 2 था ना? अच्छा ये देखिए, दीप लिमिटेड है, यही है ना? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 रॉयल्स इंडस्ट्रीज, ये इस तरह से होगा, देख लीजिए। कुछ प्रॉब्लम है तो बताइए, इजी है, मेरे को नहीं लगता कि इंडिविजुअल एक एक क्वेश्चन को जाना जरूरी है। बता देखिए सर, इनकम स्टेटमेंट अपन लोग करेंगे, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का। नेक्स्ट पार्ट पे ये देखिए सर, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, तो जिस तरह से अपने ने कंपैरेटिव बैलेंस शीट किया था उसी सेम प्रोसेस में अपने लोग पीएल को भी करेंगे। तो पीएल का फॉर्मेट अपने लोग को पता है, राइट? अब पीएल का फॉर्मेट में हम लोग को कंपैरेटिव बैलेंस शीट करना है। तो चलिए इसको करते हैं। इसमें हमारा जो है ना क्लास वर्क ये वाला करेंगे अपने लोग। देखिए ये वाली करेंगे, ठीक है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर अ कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट ऑफ अंदुल लिमिटेड 2018-2019। तो सर लाइन भी ड्रॉ करिए। एब्सोल्यूट चेंज रुपीज फॉर इंसान, एब्सोल्यूट परसेंटेज, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया हाँ बी माइनस ए, ये हो गया सी बाई ए इंटू 100। ठीक है। कंपनी का नाम क्या था? अंदुल लिमिटेड।
यहाँ पे लिखते हैं कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। हाँ, फॉर द ईयर एंडेड। March 31, 2019। स्टार्ट करें? सबका लाइन दो हो गया, बताइए। इस बार ऑफलाइन होगा तो हमको लगता है कोई ना कोई सप्ली तो जरूर खाएगा, क्योंकि लिखना छूट गया ना आप लोग का, प्रेशर हैंडल करना छूट गया ना। नहीं मतलब कि प्रेशर हैंडल करना तो छूट गया ना सर आप लोग का। पहले जैसा एग्जाम का प्रेशर था फर्स्ट सेमेस्टर में, याद है? कायनात यू आर लेट। आई डोंट नो अबाउट इट। हम तो आपको पकड़ेंगे। अपनी शादी में किसी को इनवाइट करे नहीं करे, लेकिन कायनात को जरूर करे। तेल तो ऐसे भी यार, इनविटेशन कार्ड नहीं जाएगा तुम लोग को। एड्रेस नहीं बताएंगे, वो पता करना होगा। हाँ वो बता सकते हैं। लड़की ढूंढ ली है, देखिए क्या होता। देखिए सर, देखिए assessment year might be of today's financial year। पढ़िए सर। सर पढ़िए, यहाँ पे देखिए सेल्स दे दिया 50,000 80,000, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दे दिया है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दे दिया, रेट ऑफ टैक्स दे दिया है। तो हमारा पीएल का फॉर्मेट अलग था, ये थोड़ा सा अलग फॉर्मेट पे दे रहा है ना। तो यहां पर बेसिकली आपको किस तरह से करना है, सेल्स यहाँ पे बैठाइए, साइड वालों को बंद मत कर देना, तो सब बंद हो जाएगा। बाप, फैन चालू किया। सलामकुम मैडम। देखिए सर, सेल्स बोलिए कितना रुपया? 50,000 है ना। इससे लेस कर देंगे सर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इससे लेस कर देंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आपकी पेन नहीं आ रही है? कितना हो गया जी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड? देखिए परसेंटेज कितना है, 60%, 70%, राइट। हाँ इस तरह से करेंगे तो 60% कितना हो गया, 30,000, और यहाँ पे 56,000। लेस करके क्या आ गया, कितना आ रहा, 20,000 रुपया, और यहाँ पे 24,000। इसको बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट, याद है? नहीं नहीं, यही करना है। ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, फिर लेस में क्या करते हैं अपने लोग, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस।
इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना है देखिए, 10% किसका, 10% किसका है देखिए वहां पर 10% किसका है, ग्रॉस प्रॉफिट का है, रिमेम्बर। तो ये मेरा ग्रॉस प्रॉफिट है, इसके ऊपर में 10% 2000, और इसका कितना परसेंट है 10%, इसका भी कितना परसेंट 24, लेस करके 18,000 और ये 21,600। अभी टैक्स बाकी है। नाउ दिस इज व्हाट माई प्रॉफिट बिफोर टैक्स, दिस इज माई प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर हो गया। अब क्या करना है, लेस टैक्स, और टैक्स कितना परसेंट है 50%, राइट। तो 18,000 का 50% 9,000, 10,800, ये लेस करके हो रहा है हमारा 9,000, यहाँ पर भी 10,000। नाउ दिस इज माय पैट, या तो आप इसको बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट। इस सम को इसी तरह से बनाना होगा, अगर आप ऐसे नहीं बनाओगे तो फिर जीपी कैसे निकलेगा। कर सकते हो बट इसको ऐसे ही करना है। इस चैप्टर में कोई वर्किंग नहीं है, इस चैप्टर में वर्किंग नहीं है। पीएल का एक्चुअल में 2 फॉर्मेट है, एक वैसा अपने लोग जो करते हैं एज पर शेड्यूल 3 वाला, और एक इस तरह से। क्वेश्चन में क्या दिया है वो डिपेंड करता है आपको। सर हो गया, लास्ट बेंच कोई प्रॉब्लम? तुम लोग दोनों को कभी प्रॉब्लम नहीं होता है, काहे भाई? तुम लोग क्या प्रॉब्लम फ्री है? इम्यूनिटी कुछ मिला है क्या? कौन बाबा से चूरन लिया था बता दो। जब भी पूछते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, जब भी पूछते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं। सर देखिए कितना आ रहा है यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा 30,000। अब ये 30,000 डिवाइड बाई 50 इंटू 100 कितना परसेंट हुआ, 60% सेल्स इंक्रीज हो गया। ये कितना हो रहा है 26,000। 26,000 डिवाइड बाई 30,000 इंटू 100 कितना 86.67%। तो ये कितना हो गया 4,000। 4,000 डिवाइड बाई 20,000 इंटू 100 कितना परसेंट 25, 20% ना 20% होगा। यहाँ भी हो गया 400, 20%। ये हो रहा 3600, 20% इंक्रीज हो गया। 1800, ये भी 20%, और ये भी मेरा प्रॉफिट भी कितना हो रहा है 20%। क्लियर है? तो ये हर 2 जगह पे सेम रहेगा। एब्सोल्यूट चेंज का मतलब होता है दैट इज करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, और परसेंटेज निकलता है करंट ईयर का, मतलब जो एब्सोल्यूट का चेंज है डिवाइड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। जो लोग को नहीं समझ में आता है, जो लोग फर्स्ट क्लास किया है, तो ये जो 2 लाइन है ना, ये अपने को निकालना है। आपको बेसिकली कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है। कंपैरेटिव स्टेटमेंट किसका सर, बिटवीन द प्रीवियस ईयर एंड द करंट ईयर, दोनों में आपको चेंजेस बताना है कि क्या चेंजेस हो रहा है। तो चेंजेस कैसा आ रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम आपको बोले कि मेरे पास कोई प्लांट एंड मशीन था, है ना, ओपनिंग में 1 लाख रुपया था, प्रीवियस ईयर में 1 लाख था, और करंट ईयर में 1.5 लाख हो गया। ठीक है, जस्ट माइंड में सोचिए कि आपका प्रीवियस ईयर में कोई प्लांट एंड मशीन 1 लाख था, अभी करंट ईयर में 1.5 लाख हो गया। तो हमको बताइए कितना परसेंटेज बढ़ा, 50%, 50% बढ़ा ना। तो 50% आपने कैसे निकाला, अपना माइंड में थोड़ा सा फ्लैशबैक में कैसे निकाला, पहले 1.5 लाख से माइनस 1 लाख निकाला,
50,000 आया। फिर 50,000 को अपने लोग डिवाइड किससे किए, 1 लाख या 1.5 लाख से, प्रीवियस ईयर 1 लाख से इंटू 100। ये आप लोग इंडेक्स नंबर में सीखे थे इस तरह से निकालना, रिमेंबर, है ना। तो सेम चीज वही अपने लोग यहाँ पे कंपेरेटिव करने के निकालते हैं। जो डिफरेंस है, डिफरेंस अमाउंट, उसको अपने लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट चेंज, ठीक है। और जो परसेंटेज निकालने हैं वो हो गया एब्सोल्यूट परसेंटेज। ये निकालने से क्या फायदा है, ये निकालने से देखिए, अगर मान लिए कि ये एक्चुअल में हमारा जो सिस्टम जो चल रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंपैरिजन, ये किस लिए, एनालिसिस करने के लिए, इंटरप्रिटेशन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट चल रहा है। ये सब बना के समझना है कि वेदर दिस कंपनी इज डूइंग ग्रेट इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी और नॉट। अब आप हमको बताओ कि ये कैसा कंपनी है, ये अंदुल लिमिटेड कैसा कंपनी है, इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। 20% प्रॉफिट अब दे रहा है। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले क्या करना, मार्केट रेट कंपेयर करना है ऑफ दिस इंडस्ट्री। अगर इस इंडस्ट्री अंदुल लिमिटेड अगर एफएमसीजी में डील कर रहा है, तो और भी जो दूसरा कंपनी है एफएमसीजी में, उसमें डील करके देखना होगा कि अगर मार्केट के हिसाब से इसका प्रॉफिट का परसेंटेज ज्यादा है या कम है। अगर मार्केट के हिसाब से ज्यादा ही अच्छा किया है देन इट इज गुड। अगर मार्केट में और भी प्लेयर है जो कि इससे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करके रखा है और प्रॉफिट का परसेंटेज अच्छा से दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। फिर इसमें इन्वेस्ट करेंगे क्या, इसमें नहीं करेंगे। क्यों करेंगे, देखिए जब भी इन्वेस्ट वगैरह करिएगा ना, तो देयर इज अ 2 टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट होती है। इन्वेस्टमेंट विदाउट इमोशन, इमोशन नहीं होता है कभी भी मार्केट में। जो मार्केट में अगर इमोशन के साथ अटैच किया है ना, वो खत्म हो जाएगा। नहीं समझे। अब जैसा कि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का आप शेयर्स खरीद के रखे हैं, अब आपको बहुत दिल है, नहीं रिलायंस, नहीं रिलायंस, ओहो मेरा रिलायंस, ऐसा फील करके रखे, ऐसा फील करना ही नहीं है। आपको पता चल रहा है कि कुछ मान लीजिए ड्रॉप डाउन, अब जैसा कि मान लीजिए कि 2024 का इलेक्शन में आपको लग रहा है कि बीजेपी का सरकार नहीं रहे, है ना, मान लीजिए सर, आई एम नॉट अ प्रेडिक्टेबल, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो ये आने से क्या इंपैक्ट होता है सर, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है। पूरा जो मार्केट है पूरा हिल जाएगा, मार्केट क्रैश हो सकता है, मार्केट अप भी हो सकता है। बहुत सारी कंपनी का शेयर्स 20% 30% डाउन हो सकता है, और कुछ कुछ कंपनी का शेयर्स अप भी हो सकता है। चीज समझ में आ रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर कुछ प्राइवेट प्लेयर को थोड़ा इनकरेज कर रही है ना, तो वो गवर्नमेंट जाने से क्या होती है, वो प्राइवेट प्लेयर का प्राइस कम होता है। तो ये सारा प्रेडिक्शन करते हैं, ये सारा चेक करते हैं। आप देखे होंगे ना कि जितना भी शेयर होल्डर है इलेक्शन के टाइम पे, अरे सुन लीजिए, जितना भी शेयर होल्डर है ना इलेक्शन के टाइम में, जो भी जितना इन्वेस्टर है ना, सब टीवी में न्यूज लगा के बैठता है। न्यूज लगा के बैठेगा, दूसरे इसमें आपका लैपटॉप लगा के देखेगा। ये सारा चीजें तो हमें बताइए। आप देखिए ये वाली कंपनी के बारे में बताइए, कंपनी का सेल्स बढ़ रहा है 60%, सेल कितना बढ़ा, तो उस हिसाब से प्रॉफिट भी आप होना चाहिए, लेकिन प्रॉफिट कितना परसेंट बढ़ा, 20। क्यों भाई, क्यों भाई, आपको पता है, आप लोग ने कॉस्टिंग पढ़ा है, ये गर्ल्स लोग को ज्यादा डिस्टर्ब कर रही है, इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है, चैप्टर को ज्यादा इजी ना बाबू। देखिए यहां पर एक चीज समझिए, आप लोग कॉस्टिंग पढ़े हैं, कॉस्टिंग में बजट आप लोग ने पढ़ा है। रिमेंबर, जब प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो प्राइस क्या होता है, कम होता है। तो अगर मेरा प्रोडक्शन बढ़ रहा है, सेल्स बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, मेरा डिमांड बढ़ा, डिमांड बढ़ा तो मेरा प्रोडक्शन अप हुआ, तो मेरा प्रोडक्शन इंक्रीज होता है सेल्स की वजह से, तो मेरा प्राइस क्या होना चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सपोज टू बी डाउन, ये और कम होना चाहिए। ये क्या हो गया, ये और बढ़ गया। मेरा सेल 60% बढ़ा है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड सपोज टू बी डाउन बाई 60% से तो नीचे होना चाहिए, उससे तो ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन ये अप हो गया। समझ में आ रहा है। तो मतलब मैनेजमेंट कॉस्ट वगैरह में कटिंग सही से नहीं किया है, कंट्रोल सही नहीं किया है, तो ये कंपनी उतना ज्यादा आगे चल के प्रॉफिटेबल स्टेक में नहीं रहेगी, इससे दूर रहेंगे। ये एनालिसिस इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि कभी ना कभी जब आप लोग पैसा कमाओगे, अभी नहीं समझ में आ रहा आपको इसका इंपॉर्टेंस, जब कभी ना कभी आप लोग पैसे कमाओगे ना, और जब आइडियल मनी रहेगा, जब इन्वेस्ट करना सोचोगे ना, तो ये सब चीजों को आपको देखना पड़ेगा।
सर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं, इसका एक और पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3, अब ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है ना, ये जो पैटर्न है, ये पैटर्न हमारा इस फॉर्मेट में बनेगा। क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये इस पैटर्न में बनेगा। क्यों? आप चेक करिए, क्वेश्चन नंबर 3 में वो सारा डिटेल दिया हुआ जो कि हमारा पर्टिकुलर हेड में आता है। ठीक है, तो अपने लोग इसको बनाते हैं ऐसा, जल्दी से लैंड ड्रॉ करिए, या कोई अगर बना दिया तो कॉपी दीजिए। आप लोग आगे काहे नहीं बैठते हैं भाई? डर लगता है इससे? मेरे से कोई डरता भी है? ओह, इस लाइक का मतलब क्या बोले, एक बीम हो जाएगा मेरा अगर मेरे से कोई डरेगा तो। हाँ, डिवेंचर का इंटरेस्ट आएगा तो। हाँ, गलत बन गया। कौन लिया? देखे किसी का कॉपी देखे। डिवेंचर इंटरेस्ट कोई नहीं लिया क्या? दीजिए कॉपी लाइए। किसका कॉपी है भाई? ये डिजाइनर है नो डाउट, और काफी अच्छा डिजाइन करता है, और हमेशा बड़ा कॉपी लेके आता है। तो बड़ा लोग है, सब बड़ा रहेगा इसका। देखिए सर क्वेश्चन नंबर 3 पे, ये कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट है, उधर इंडेड ऐसे लिखे हैं, पर्टिकुलर्स, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, एब्सोल्यूट चेंज मतलब कौन सा, दिस माइनस दिस, और ये जो आया फिर परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है, यहां पर लिखोगे बाबू। तो सेल्स यहां आ गया, ये मेरा टोटल इनकम हो गया। आपने लोग पीएल अकाउंट बनाया, रिमेंबर वही सर पीएल का फॉर्मेट है। मटेरियल कंज्यूम में इतना गया, परचेज ऑफ इन्वेंट्री, चेंजेस इन्वेंट्री में कुछ नहीं जाएगा, इंप्लॉय बेनिफिट में 1,50,50 गया, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर आएगा। अब ये इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर कैसे निकला, आप चेक करो, डिबेंचर था क्वेश्चन में, देखो डिबेंचर था ना सर, 4,50,000, कितना परसेंट है, 20, ये आपका 12%, तो 4 लाख का 12% 4,80,000, और 4,50,000 का 12% अराउंड 54,000 होगा शायद। तो आप देख लो 48,000 54,000, 6,000 रुपए इंक्रीज हो गए, 6,000 डिवाइड बाय 48,000, 12.5%। अदर एक्सपेंसेस में ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस आ गया, डेप्रिसिएशन भी आ गया, समझ गए। इसको जोड़ देंगे तो ये मेरा टोटल एक्सपेंसेस हो गया, और टोटल एक्सपेंसेस कितना बढ़ रहा है, 53.16%। इट मींस ये जो कंपनी है ये भी उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। सॉरी है, ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ गया सर। टैक्स कितना परसेंट बोला था, चेक करिए, टैक्स कितना परसेंट था, देखिए एक में 30% है और इसमें कितना परसेंट है, तो यहाँ पे 30% निकलेगा, ये वाला 30% है, और ये कितना परसेंट है, ये 25% है। मेरा प्रॉफिट इवेंचुअली आ गया। क्लियर हो गया। तो ये कंपैरेटिव स्टेटमेंट अपने लोग इस तरह से बनाते हैं। ठीक है, हटाएं इसको। देखिए सर नेक्स्ट हेडिंग पे लिखेंगे कॉमन साइज स्टेट। फिफ्थ सेमेस्टर का ना मुझे कॉपी चाहिए होगा बस, होमवर्क वगैरह सब किया था अच्छे से देना, जो भी होमवर्क वगैरह कराए थे ना जो चैप्टर का, बस सॉल्यूशन चाहिए।
सर तो होप अब ये बन जाएगा तो 5 6 7 8 वगैरह ये सब 9। सर नेक्स्ट में लेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट। नाउ व्हाट इज मीन बाय कॉमन साइज स्टेटमेंट? एक तो कंपैरिजन हो गया, एक क्या हो गया? कंपैरिजन हो गया बिटवीन द करेंट ईयर एंड द प्रीवियस ईयर, और कंपैरिजन बिटवीन टू कंपनीज के दरमियान भी हो सकती है। किसके दरमियान बताइए? दो कंपनी के दरमियान भी कंपैरिजन हो सकता है, ठीक है? तो वो अपने लोग कंपैरिजन स्टेटमेंट में सीखते हैं। अब जिस तरह से अगर मान लीजिए आप लोग के साथ में भी कंपेयर होता होगा, और स्पेशली आपकी मम्मी करती होंगी, देखना फलाना का लड़का को देख, उससे सीख, उसको पूछ। हाँ। और लड़की लोग को वही देखो ना, उसकी बेटी को देखो, पूरा घर का काम करती है, ये करेगी, है ना? ये सम सॉर्ट ऑफ कंपैरिजन चलता है। तो ये बेसिकली कंपेयर करके लोग क्या जताते हैं? जो लोग कंपेयर कर रहे हैं उससे क्या जताते हैं? कि वो बेहतर है आपसे, वो चलता है। यहां सर कॉमन साइज में क्या करना है ना, कॉमन साइज में अपने को परसेंटेज फॉर्म में करना है। किस फॉर्म में? कंपेयर नहीं करना है, हर एक इंडिविजुअल आइटम को परसेंटेज फॉर्म में करना है। इन द केस ऑफ अगर पीएल स्टेटमेंट अगर आप बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं सर? पीएल बना रहे हैं, तो परसेंटेज किसका लेना है? परसेंटेज लेना है नेट सेल्स का। किसका बताइए? और अगर बैलेंस शीट अगर अपने लोग बना रहे हैं, तो आपको परसेंटेज लेना है टोटल एसेट्स। यहां पर लिखे टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स बाय टोटल लायबिलिटी, टोटल एसेट्स बाय टोटल लायबिलिटी। सर अपने को परसेंटेज निकालना है। जिस तरह से मान लीजिए कि सेल्स में ये सारा एक्सपेंस है, अब जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपको इसके बारे में बताता हूं। जैसे कि ये स्टेटमेंट है हमारा, है ना? अब ये तो कंपैरिजन हो गया। ये कंपैरिजन नहीं करके अपने लोग 4 कॉलम करेंगे ही, लेकिन प्रीवियस ईयर, इसके बाद प्रीवियस ईयर का परसेंटेज, करेंट ईयर, इसके बाद करेंट ईयर का परसेंटेज। समझ रहे हैं? अगर मान लीजिए ये मेरा प्रीवियस ईयर है, यहां पर मैं इसको करता हूं, ये मेरा 100 हो गया। कितना हो गया? ये मेरा परसेंटेज कितना हुआ? 100% हुआ। ये भी कितना परसेंट हुआ? 100% हुआ। अब ये 30,000 अपने लोग, इसका कितना परसेंटेज है? सेल्स का कितना परसेंटेज है? तो आप कैसे निकालोगे? 30,000 डिवाइडेड बाई 50,000 इंटू 100, कितना परसेंट हो जाएगा? 60%। फिर ये जो जीपी आया, ये कितना परसेंट हो गया? ये हो गया 40%। समझ रहे हैं? अब ये बताइए, अब ये जो 2,000 इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, ये भी किसका परसेंटेज लेंगे? सेल्स का। जितना भी है सब सेल्स का परसेंटेज लेंगे। तो 2,000 डिवाइड बाय 50,000 कितना परसेंट हुआ? 4%। अब ये लेस करके कितना परसेंट हुआ? ये 36% हो रहा है। फिर 9,000 डिवाइड बाय 50,000 इंटू 100 कितना परसेंट हो रहा है? देखो 9% हो रहा है, शायद 18% हो रहा है। तो ये सर 18% हो गया, तो लेस करके कितना परसेंट आया? 18% आ गया ना। तो इसका मतलब क्या हो रहा है? देखिए ये मैंने एक का किया, सेम अपने को नेक्स्ट ईयर का करना है। अगर आप नेक्स्ट ईयर करोगे तो ये मेरा 80,000 था, 56,000 आप डिवाइड बाय किससे करेंगे? 80,000। कितना परसेंटेज होता है? 70%। तो ये जीपी कितना परसेंट हो गया? ये हो गया 30%। अब 2400 डिवाइड बाय 80,000 कितना परसेंट? 3%। तो 30 से माइनस फी कितना हो गया? 27%। फिर 10,800 डिवाइड बाय 80,000 इंटू 100। समझ रहे हैं? सब सेल्स के ऊपर निकालेंगे। कितना हो गया? 13.5%। तो ये कितना आ गया? ये आ गया 13.5%। इससे क्या समझ में आ रहा है सर? कि प्रीवियस ईयर का जो मेरा प्रॉफिट था, वो प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो 18% था, और करेंट ईयर का प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो कितना परसेंट हो गया? 13.5% हो गया। तो विच इज गुड और विच इज बैड? बैड ऑब्वियसली, है ना? मतलब मैनेजमेंट का कहीं ना कहीं खर्चा कुछ ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से प्रॉफिट टू सेल्स का रेशियो उसको और कम हो गया, जबकि सेल्स इंक्रीज हुआ है। तो कॉस्टिंग इज सपोज टू बी डाउन, लेकिन यहां उल्टा मामला हो रहा है। तो कुछ तो दाल में काला है। सुनिए तो दया, कुछ तो दाल में काला है। वही लॉजिक यहाँ इन्वेस्टर बोलेगा, कुछ तो काला है।
सर हो गया। इसी को अपने लोग कॉमन साइज बोलते हैं। तो एक क्वेश्चन अपने लोग बनाते हैं ऐसा जल्दी से। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे, कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। सेम लाइन ड्रॉ होगा, 4 कॉलम। ये गाना सुने कच्चा बादाम? अच्छा, क्या हो रहा है देश में? अगर जिस तरह से सिचुएशन चल रहा है ना, ये ऑनलाइन एग्जाम और ऑनलाइन इतना प्रॉब्लम, क्यूरियोसिटी वगैरह, उनको लगता है आने वाला टाइम में जितना स्टूडेंट है सब बादाम ही बेचेगा। नहीं, पकौड़ा तो थोड़ा फिर भी स्टैंडर्ड हो गया, पकौड़ा तो थोड़ा स्टैंडर्डाइज हो गया है ना। पकौड़ा अगर आप दुकान उकान खोलते हैं तो भैया फायदा वाला बिजनेस है। मेरा एक फ्रेंड है जो कि बेटा ग्रेजुएशन करके पकौड़ा बेच रहा है, शुरू से ही बिजनेस माइंड था। 2-3 बिजनेस किया तो नुकसान हुआ था, तो मोदी जी का वीडियो देखा तो इंस्पायर हो गया, तो भैया यही करना। और ऐसा नहीं है सर, प्रॉफिट भी कमाया। इसलिए हमारे प्राइम मिनिस्टर जो बात बोलते हैं तो सही बात बोलते हैं। अरे सिंगल एंट्री सिस्टम में बुक बना रहा है, कहां से टर्नओवर निकाल के बताया पाएंगे तो। हाँ, पकौड़ा वाला से उसका टर्नओवर पूछेगा। एक ऑटो में बैठेगा ना, पूछेगा, समझे महीना का टर्नओवर क्या है, उसे को गोदी में बैठाएगा फिर। समझा बोला तो। देखिए देखिए देखिए, अच्छा सॉरी सॉरी, यहाँ पे सिर्फ एक ही साल का दिया हुआ है, ठीक है, तो ये 2 कॉलम नहीं होगा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नाम क्या है? एक्सेल लिमिटेड। सिर्फ 2 कॉलम होगा सर, ये वाला कॉलम नहीं होगा क्योंकि 1 साल का दिया है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना सर, काट दीजिए। करें सर, स्टार्ट करें। तो देखिए क्या क्या वहां पे सेल्स है, सेल्स रिटर्न है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस है, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, उसके बाद नॉन प्रॉफिट इनकम है और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। ठीक है, तो यहां पर किस तरह से करेंगे? सबसे पहले सेल्स बैठाइए, सेल्स बैठाइए, कितना रुपए? 1 लाख। ओह सॉरी, दो होगा ना, 19%, ये दोनों नहीं होगा ना। हो गया।
इससे लेस कर देंगे सर, सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न लेस करिए, कितना रुपया? कितना परसेंट था? 1,80,000 और सेल रिटर्न कितना रुपया? सेल रिटर्न है 36,000 रुपया। लेस करके बताइए कितना आ रहा? 1,44,000 रुपये। दिस इज वॉट, इसको क्या बोलते हैं? नेट सेल्स था सर। ये हमारा नेट सेल्स हो गया। अब इससे क्या लेस करते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड 1,08,000 लेस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अगर कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाला अगर दे देगा ना, तो अपने लोग इस तरह से बनाएंगे जीपी का फॉर्मेट में, और अगर वो खर्चा का हेड वगैरह दे दिया तो अपने लोग वो शेड्यूल 3 का फॉर्मेट में। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिएगा पीएल का किस तरह से दिया हुआ। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलेगा तो जैसे अभी कर रहे हैं जीपी निकालेंगे, फिर उससे प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस तरह से करके निकालेंगे, वैसा करना होगा। और अगर वो एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस है, डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऐसा दे दिया तो फिर आपको वो शेड्यूल 3 वाली जैसे पीएल थी उसके फॉर्मेट में करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना रुपया? 1,08,000 ना। ये लेस करके फिर क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 43,200। क्लियर है? नाउ व्हाट नेक्स्ट, क्या करना है? लेस में क्या करेंगे सर? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। देन प्लीज लेस इट ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना रुपया है? 8640 से 8640। और क्या लेस हो जाएगा? सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। हमको लगा था यूपी किया था। हाँ, हमको लगा था यूपी गया होगा। नहीं, दीदी भी वहां गई थी ना, हमको लगा था ये भी गया होगा प्रोटेक्ट करने के लिए। कितना है सर सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन? 4,536। 30,024। अब देखिए नीचे में भी नॉन ऑपरेटिंग और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस दिया, राइट। इसमें ये जो लेस करके आ रहा है ये मेरा कौन सा प्रॉफिट है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? ऑपरेटिंग नॉन ऑपरेटिंग क्या है भैया? ऑपरेटिंग कौन बताएगा क्या है? ऑपरेटिंग क्या है? वाह, ओ माय गॉड, क्या होगा तेलों का इंटरव्यू में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसको बोलते हैं? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, कैसे बोलेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट को? क्या डिफाइन करेंगे? क्या बोलिए? बिजनेस का पॉइंट ऑफ व्यू से ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे डिफाइन करेंगे? जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से जो ये करता है। मैन्युफैक्चरिंग को कौन सा ऑपरेशन बोलते हैं? मैन्युफैक्चरिंग को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो पढ़े हैं तो द प्रॉफिट विच हैज अराइव बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज या फ्रॉम बिजनेस ऑपरेशन। जो बिजनेस से अपने लोग मेन जो पैसा कमाए दैट इज व्हाट? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नॉन ऑपरेटिंग में क्या होता है? जो मेरा बिजनेस से अपने लोग
पैसा नहीं कमा रहे हैं, इधर इन्वेस्ट करके पैसा कमा रहे हैं, कुछ कमीशन इनकम करके कमा रहे हैं, डिविडेंड से अपने लोग पैसा कमा रहे हैं, राइट। वाया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज के थ्रू अपने लोग पैसा कमाते हैं, उसको नॉन ऑपरेटिंग नेचर बोलता है। आप एक बिजनेस कर रहे हैं, राइट, आप एक सैलरी पर्सन है, तो आपका मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या, कहां से आएगा? सैलरी से। तो आपका मेन इनकम क्या है? सैलरी हुआ ना सर। अब आप क्रिप्टो वगैरह में भी डील करते हैं, वहां से भी पैसा कमा रहे हैं, शेयर्स वगैरह में डील करते हैं, वहां से भी पैसा कमा रहे हैं, है ना। इधर उधर शादी उदी रिश्ता उस्ता भी लगा रहे हैं, वहां से भी पैसा कमा रहे हैं। तो क्या वो मेन इनकम है आपका? वो इनकम है आपका, नो डाउट, लेकिन वो इनकम क्या है? मेन इनकम है। आप शादी उदी का रिश्ता कमा के इतना पैसा कमा रहे हैं कि सैलरी कम पड़ जा रहा है, तो भाई साहब तब बोल सकते हैं कि कौन सा मेन है नहीं है। फिर वो बिजनेस बताएगा कौन सा उसका मेन नेचर है नहीं है, राइट। फिर आप बताओगे जॉब करना सही है या फिर रिश्ता लगाना सही है। तो सर मेन जो आपका मेन इनकम हो गया वो हो गया सैलरी, बाकी सब क्या हो गया? साइड इनकम, है ना। उस तरह से बिजनेस का जो मेन जो प्रॉफिट कमाता है वो कहां से कमाता है? ऑपरेटिंग नेचर से, वो ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ओवरऑल प्रॉफिट बोलेंगे तो बाकी सब भी खर्चा और एक्सपेंस क्या होगा, इससे लेस हो जाएगा। तो ऑपरेटिंग आया, उसके बाद नेक्स्ट में देखिए क्या लिखा हुआ है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना? 1512। ये क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। ऐड कर देंगे इसके साथ ऐड करिए नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम कितना है? 1512, वही है सर। नॉन प्रॉफिट लिखा है वो मेरा, नॉन ऑपरेटिंग होगा। और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा सर? लेस हो जाता है। नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस लेस हो जाएगा, कितना रुपए है? 2880, है ना। ये लेस करके जो आता है ये हमारा प्रॉफिट हो गया। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अगर क्वेश्चन में टैक्स रहता है तो टैक्स अपने लोग क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। ये जो आता है ये हमारा नेट प्रॉफिट आ जाता, जिसको अपने लोग बोलते हैं प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। कितना आ रहा है ये प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 28,000। 28 आ रहा है क्या? नहीं भाई, कैसे 28 आएगा यार? अच्छा ये ऐड हो रहा है, ले थोड़ा। 28,656। टैक्स कुछ बोला है क्या क्वेश्चन में? क्वेश्चन में देखिए टैक्स है क्या? टैक्स नहीं। तुम्हारा प्रॉफिट पूरा हो जाएगा 28,656। बोलिए हो गया? कोई प्रॉब्लम? अब हमको बताइए अब कैसे करके निकालना है सेल से। अब किसको 100 मानना है? इसको, मतलब ये 100 होएगा। वहां देखिए क्या लिखा हुआ था, नेट सेल्स था, क्या था? तो नेट सेल्स को आपको 100 मानना है। तो नेट सेल्स कौन है? ये है, ये 100 होगा, ठीक है। अब जो भी निकालेंगे सब इसका परसेंटेज पे निकालेंगे, किसका? नेट सेल्स का। तो अपने को अगर इसका निकालना है तो कैसे होगा? दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100। इसका निकालना है दिस डिवाइड बाय दिस इंटू 100। अब करिए 36,000 डिवाइड बाई 1,44,000 इंटू 100। 25%, कितना परसेंट? 25%। 1,80,000 डिवाइड बाई 1,44,000 इंटू 100, 125। 1,80,000 डिवाइडेड बाई 1,44,000 इंटू 100। ये बेस है ना भाई साहब, इसके ऊपर में परसेंटेज निकालना तो ये बेस जाएगा नीचे में, और जिसके ऊपर निकालना वो ऊपर बैठेगा ना न्यूमरेटर का। तो सर न्यूमरेटर में जो निकालेंगे वो, और डिनोमिनेटर में ऑलवेज कौन बैठेगी? 1,44,000 इंटू 100। खत्म। यहां पे बताइए इसका कैसे निकलेगा? 1,08,000 डिवाइडेड बाई 1,44,000 इंटू 100, कितना परसेंट हुआ?
70%, तो ये लेस करके 30 आना चाहिए, ये 30 आना चाहिए ना सर, 30 ही आएगा। फिर 8640 डिवाइड बाई 1,44,000 इंटू 100, 8640 डिवाइडेड बाई 1,44,000 इंटू 100, 6%। फिर 4536 डिवाइडेड बाई 1,44,000 इंटू 100, 4536 डिवाइड बाई 1,44,000 इंटू 100, 3.15। अब 30 से ये दोनों को लेस करना है ना सर, 6 3 9, 9.15 हो रहा, तो कितना आ रहा बताइए, 20.85। तो 30,024 डिवाइड बाई 1,44,000 इंटू 100 इतना आ जाएगा, समझ रहे हैं। फिर 1512 डिवाइड बाई 1,44,000 इंटू 100, 1.05 ये ऐड होगा। और फिर 2880 डिवाइड बाई 1,44,000, 2880 ये वाला 2880 डिवाइड बाई 1,44,000 इंटू 100, 2%। अब ये वाला ऐड कर देंगे और ये वाला लेस कर देंगे, तो 21.9 माइनस 2, 19.90, 19.90। क्लियर हो गया, समझ में आ रहा है। तो मुझे बताइए ये वाली अगर आपको इनकम स्टेटमेंट इस तरह से कॉमन साइज में मिल गया, तो आप इसको देख के क्या समझ रहे हो, इसको देख के क्या समझ में आ रहा है सर, क्या बोलोगे आप इस देख के? अगर ये वाला कोई आपको अपना स्टेटमेंट दे दिया, सपोज कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी आपका रिलेटिव वगैरह आपको ये अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट इस तरह से दिखा रहा है, तो आप ये देख के उसको क्या जवाब दीजिएगा, क्या एनालाइज करिएगा उसका? सेल्स के ब्याज में कितना परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है? हर एक सेल्स के ब्याज में इतना परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। अब ये अपने को सिर्फ करंट ईयर का दिया था, यही चीज अगर लास्ट ईयर का दे देता, कहाँ दे देता, लास्ट ईयर का दे देता, तो समझ में आ रहा और क्लियरिटी हो जाती। क्या क्लियरिटी हो जाती कि भैया कंपेयर यहाँ से भी कर सकते थे कि लास्ट ईयर में तुम्हारा ये खर्चा सेल्स के ऊपर इतना था, तो इस साल ये खर्चा इतना अप क्यों हो गया, इस साल ये खर्चा इतना डाउन क्यों हो रहा है, समझ रहे हैं। आप अगर चेक करोगे तो मैनेजमेंट का यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हो रहा है, रिटर्न 25% रिटर्न हो रहा है सेल्स पे, नेट सेल्स पे 25% रिटर्न हो रहा है। अगर मैनेजमेंट ये रिटर्न को कम कर देगा तो इसका प्रॉफिट क्या होगा, इवेंचुअली आप होगा। तो पहला एडवाइस क्या देंगे, सर आपका रिटर्न बहुत ज्यादा हो रहा है, तो रिटर्न क्यों हो रहा है उसका पता लगाइए। कैसे पता लगाएगा, आइदर अगर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस कर रहा है तो क्वालिटी चेक करेगा, और अगर रिटर्न अगर कस्टमर को करे और कस्टमर जानबूझ के रिटर्न कर रहा है तो उसको ऊपर पेनल्टी वगैरह या फिर कुछ ना कुछ टर्म्स एंड कंडीशन चेंज करेगा वो, तो इसका रिटर्न आएगा, तो इसका तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या होगा, बढ़ेगा ना सर। अगर रिटर्न कोई सामान आता है तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपको बेयर करना पड़ता है, पता है। तो अमेजन वगैरह में कोई सामान बेच के देखिए, पता चलेगा। तो ये सारा रीजन है, ठीक है। तो अपने को ये 2 साल का डेटा दिया हुआ रहता है, 2 साल का दिया रहेगा तो थोड़ा अपने लोग इजिली बता पाएंगे कि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर में खर्चा कितना था, इस साल कितना है। तो कंपेयर करके आप समझ सकते हैं कि बिजनेस का जो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव से वो स्ट्रांग हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। नंबर्स में घट गया, अपने लोग परसेंटेज चेक करते हैं ना। अब ये परसेंटेज चेक करेंगे, यही परसेंटेज दूसरी कंपनी का भी चेक कर सकते हैं। नंबर में कभी भी कंपैरिजन नहीं हो पाएगा, क्योंकि मेरा नंबर कुछ और है, दूसरा नंबर कुछ और है। मेरा इस साल का नंबर इतना, लास्ट ईयर का नंबर इतना है, समझ रहे हैं। तो वो तो कंपेरेटिव स्टेटमेंट में आ जाएगा, डायरेक्टली कंपेयर करने का। और ये क्या अपने लोग परसेंटेज सेल्स के ऊपर में अपने लोग कंपेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा कॉमन साइज स्टेटमेंट था इनकम स्टेटमेंट का। नाउ बैलेंस शीट का कैसे होगा, समझ में आ रहा है। सेम फॉर्मेट की तरह अपने लोग जैसे बैलेंस शीट करते हैं उस तरह से होगा। तो ये क्वेश्चन सर बैलेंस शीट का भी बनाएंगे, आगे एक बार देख लिए। ये वाला बन जाएगा क्या, क्वेश्चन नंबर 5 बना है, ये होमवर्क वाला 12 एंड 13 बन जाएगा, देख लो। सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव, सेलिंग एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, कर लेंगे ये वाला।
13 नंबर में देखिए सब कुछ सेम था हमारा, सिर्फ यहां पर एक इनकम टैक्स भी दिया हुआ 40%। आइए सर कॉमन साइज बैलेंस शीट बनाएंगे, ये वाली क्वेश्चन क्लास वर्क पे। लाइन ड्रॉ करिए, सिर्फ 1 साल का ही करना है, तो सिर्फ 2 कॉलम मतलब 3 कॉलम होगा, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, परसेंटेज। लाइन ड्रॉ करिए। तीन कॉलम। कॉमन साइज बैलेंस शीट। ठीक है, इससे इजी चैप्टर नहीं बनाया सर अकाउंट्स में, कुछ नहीं है। आप लोगों को काशा बादाम खिलाएंगे हम होल्डिंग में। वो जो चैप्टर है ना सर, उस चैप्टर का हम वेट करते हैं, वो होल्डिंग वाले चैप्टर का वेट करते हैं हम, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो चैप्टर अगर हम बच्चे लोग को समझा दिए और बच्चे लोग बना के अगर बैलेंस एंड मैच करवा पा रहा है, देन हम खुद में ही अचीवमेंट फील करते हैं। एक होता है ना कि एक टीचर का एक बेंच मार्क होता है, मतलब टीचर का बेंच मार्क कैसे समझ में आता है, स्टूडेंट का मार्क्स से। दूसरा समझ में आता है स्टूडेंट का कॉन्सेप्ट से। तो अगर वो चैप्टर अगर हम समझा दिए आप लोग और आप लोग बना पा रहे हैं और 1 शॉट में बन जा रहे, तो बिग डील फॉर मी। सर हो गया, चलिए देखिए क्वेश्चन को पढ़िए क्या क्या है। प्रिपेयर अ कॉमन साइज बैलेंस शीट, सर ये वाली क्वेश्चन नंबर 4। Prepare a common size balance sheet from financial positions of Amritsar Limited for year date 31st March 2020. Equity shares, reserve and surplus, long-term borrowing, Sundari creditor, plant and machine, furniture and fixtures, investment, stock. ठीक है, यही है। तो अपने लोगों को फॉर्मेट में बनाना है, तो चलिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी। है ना, फिर शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड के अंदर क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स कैपिटल, और क्या है, रिजर्व एंड सरप्लस। है ना, यही दो है सर। इक्विटी शेयर्स कैपिटल कितना है, 3,50,000।
और रिजर्व में सरप्लस कितना है? 1,40,000। ठीक है, उसके बाद लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है सर, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स किसके अंदर आती है? नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करेंट लायबिलिटी। ये चैप्टर अगर अपने लोग ये सब कर लेंगे ना, कैश फ्लो, फंड फ्लो और ये वाला रेशियोज वगैरह सब पे, तो किसी एक कंपनी का एनुअल रिपोर्ट अपने लोग रीड करना सीखेंगे। नहीं समझे? कोई भी कंपनी, यू नेम इट, कोई भी कंपनी था, यू नेम इट, ठीक है, अपने लोग उसको एनुअल स्टेटमेंट, उसका एनुअल अकाउंट निकालेंगे और उसको रीड करना सीखेंगे। अंजलि को चलिए देखिए, उसका परसेंटेज ऐसा ऐसा अप रहेगा ना, खाली अप रहेगा, खाली अप रहेगा। देखिए सर, नॉन करेंट लायबिलिटी में क्या आएगा बताइए, क्या लिखा था वहां पे? लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। बट इस प्रोडक्ट इज गुड, हाँ, प्रोडक्ट अच्छा है उसका। नहीं 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 नहीं, प्रोडक्ट इज गुड। बाबा जी इज जस्ट अ ब्रांड, यू नो, फेस। एक्चुअल में द प्लेयर इज समवन एल्स। सर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बताइए कितना रुपया? 1,75,000। उसके बाद क्या है सर? करंट लायबिलिटी। है ना, बिस्किट नहीं लाए आप? क्या बात है, आप मांगेंगे तब दीजिएगा। वाह वाह वाह। हाँ, अब 6 महीना बाकी है, अब थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही। कितना रुपया सेंटीग्रेटर है? ये जोड़ लेंगे, ये हो जाएगा टोटल कितना रुपया? 7 लाख। उसके बाद नंबर 2 एसेट्स। क्लियर है सर? नंबर 2 एसेट्स, इसमें क्या आएगा? नॉन करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स बैठाइए। नॉन करेंट एसेट्स में देखिए क्या था? प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स। तो इसमें बैठाइए प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड पिक्चर्स। ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी हाउ मच? 2,80,000, 70,000। 2,80,000, 70,000। ठीक है, उसके बाद हेडिंग हमारा करेंट लायबिलिटी, सॉरी करेंट एसेट्स। इन्वेस्टमेंट भी है क्या? इन्वेस्टमेंट यहीं पर बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट कितना रुपया? 2,10,000 का इन्वेस्टमेंट करके रखा है। गुड। करेंट एसेट्स में क्या है? सिर्फ स्टॉक। स्टॉक को क्या बोलते हैं सर? इन्वेंट्री। कितना रुपया इन्वेंट्री है? 98,000 ना सर? ये 98,000 हो रहा है, तो बैलेंस शीट मैच कैसे होगा? कितना आ रहा? 3 लाख। हाँ, तो बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा। नहीं समझा? बाकी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट होगा।
ये मेरा बैलेंसिंग फिगर यहां पर बैठा दीजिएगा, नहीं समझे सर? टोटल यहाँ पे 7 लाख रुपए होना चाहिए ना, टोटल यहाँ पे 7 लाख होना चाहिए ना सर? तो यहाँ पे टोटल कितना आ रहा है? 3,57,000 कैसे होगा बे? सब भांग पी के रखा है का भाई? 2,80,000, 70,000, 2,10,000, 98,000 माइनस कितना हो गया? 7 लाख, 42,000 रुपया आएगा। 42,000 आ रहा है ना जी? तो यहाँ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना बैठेगा? 42,000। तो टोटल यहाँ पे 7 लाख हो जाएगा। चीज समझ रहे? इस क्वेश्चन में क्या था सर? इस क्वेश्चन में एसेट साइड मैच नहीं था, तो लायबिलिटी का टोटल 7 लाख है, तो एसेट्स का भी टोटल कितना होना चाहिए? 7 लाख होना चाहिए। यहाँ पर 42,000 का डिफरेंस आ रहा था एसेट साइड में, तो अपने लोग क्या मानेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अरे कैश होगा, कोई भी बिजनेस में बिना कैश हो सकता है क्या? हाँ, आपको अगर किसी का पीएल बैलेंस शीट दे दे और वहां पर कैश का अमाउंट वहां पर मेंशन नहीं करेंगे, क्या मानिएगा? गलत है वो, अकाउंटेंट मार खागा। बात समझ रहे हैं? कैश तो होगा ही सर, कैश नहीं रह सकता है क्या? अरे आप लोग के पास कैश रहता है, बिजनेसमैन के पास में पैसा नहीं रहेगा, कैश तो होना ही है। तो अगर बैलेंसिंग फिगर अगर नहीं दिया हुआ है, कुछ मिसिंग है, तो क्या मान लेंगे? कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानेंगे। सर हो गया? तो ये तो अपने लोग कर लिए हैं, बट करना एक्चुअल में क्या है इसमें? अब परसेंटेज निकालना। अब जो परसेंटेज निकालेंगे तो किसके ऊपर परसेंटेज अब मानेंगे? यहाँ पे 100 किसको मानेंगे? टोटल 7 लाख को 100 मानेंगे। समझ गए? ये टोटल 7 लाख को 100 मानेंगे। तो यहां पे जो अपने लोग 100 करेंगे, क्या हो रहे? सर हो गया? ये 100 हो गया सर। अब करना क्या है बताइए? अब परसेंटेज निकालना है। कैसे निकालेंगे? 3,50,000 डिवाइडेड बाई 7 लाख इंटू 100, 50%। समझ गया? फिर 1,40,000 डिवाइड बाई 7 लाख इंटू 100, 20%। 1,75,000 बाई 7 लाख इंटू 100। तो दिस इज सपोज टू बी 5%। क्लियर हो गया? उसी तरह से यहां पर नीचे वाला 2,80,000 डिवाइड बाई 7 लाख इंटू 100, 40%। ये 10%, ये 30%। 98,000 डिवाइड बाई 7 लाख इंटू 100, 14%। 42,000 डिवाइड बाई 7 लाख इंटू 100, समझ में आ गया? क्लियर है? तो ये स्टेटमेंट आपको दे दिया सर। अब हमको बताइए सर, ये स्टेटमेंट जो आपके पास है, इससे क्या समझ में आएगा? ये स्टेटमेंट से क्या समझ में आ रहा है? कि हमारा जो कंपोनेंट है परसेंटेज वाइज में कितना कितना है ना? तो अगर आप टोटल देखोगे तो टोटल हमारा एसेट्स का 70% जो कंपोनेंट है वो है इक्विटी। क्या है? 70% कंपोनेंट इज व्हाट? इक्विटी, जिसको अपने लोग नेटवर्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और बाकी जो 30% क्या है? 30% दैट इज डेट। वो 30% में से 25 इज लॉन्ग टर्म एंड 5% इज शॉर्ट टर्म। तो अगर हम बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लायबिलिटी में काफी सही पोजीशंस पे है ये बंदा, है ना? तो लॉन्ग टर्म नेचर से अगर आप देखोगे तो ये 25% और ये 70% है। मतलब कंपनी में खुद का कैपिटल ज्यादा लगा हुआ है और लोन क्या है? कम है।
तो लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस कंपनी इज डूइंग गुड। अभी के हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म प्रेडिक्शन करोगे इज डूइंग गुड, राइट। लेकिन ये जो शॉर्ट टर्म वाला जो मामला है ट्रेड पेएबल, इसको कंपेयर करना किससे है? करंट एसेट से। तो करंट एसेट्स में आप देखो 20% है ना। करंट एसेट्स कितना परसेंट है? 20%। और करंट लायबिलिटी कितना परसेंट है? 5% है। इस मीन करंट एसेट्स इज 4 टाइम्स हायर। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स इज हायर देन द करंट लायबिलिटी। तो काफी अच्छा बात है सर। कल को कहां कोई डिस्प्यूट वगैरह हो गया तो लायबिलिटी को वो आराम से पे ऑफ कर सकता है, और पे ऑफ करके तब भी उसके पास पैसा बच जाएगा। अगर आप सिर्फ एब्सोल्यूट वाला परसेंटेज देखोगे कि मान लो कि क्रेडिटर झगड़ा कर दिया, कुछ इंसिडेंट हो गया, तो वो तुरंत पैसा दे सकता है। इसका कितना परसेंट है? 6%। और करंट लायबिलिटी कितना परसेंट है? 35% है। तो ये 42 माइनस 35 करके इसको तुरंत पे ऑफ कर सकता है। कंपनी के पास सफिशिएंट कैश अवेलेबल है टू पे ऑफ द क्रेडिटर, टू पे ऑफ इट्स एंटायर करंट लायबिलिटी। तो कंपनी इज शॉर्ट टर्म नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, शॉर्ट टर्म पोजीशन के हिसाब से कंपनी इज प्रीटी गुड, क्योंकि ये बहुत ही कम मिलता है कि जिसका करंट लायबिलिटी से ज्यादा उसका कैश पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? कैश पड़ा हुआ। आप इमेजिन करो कि आपका कोई लायबिलिटी है, किसी को पैसा देना है, आपके पास दुनिया भर का कैश पड़ा हुआ है, वो जैसे बोलेगा मुंह में पैसा फेंक दोगे, तो आपका एटीट्यूड कैसा होगा? इज गुड, लाइक इज गुड। तो आप थोड़ा सा बॉस फील करोगे ना। तो सेम अगर प्रोफाइलिंग आप अगर कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो कंपनी क्या है? कंपनी काफी अच्छा पोजीशंस पे है। तो इस कंपनी में क्या करना चाहिए? शॉर्ट टर्म के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से ले तो इन्वेस्ट कर सकते हैं अपने लोग। चीज समझ में आ रहा है? तो ये सारा चीज अपने लोग एनालाइज करते हैं। कंपनी का ऑलमोस्ट कितना परसेंट है? 90% के 80% के से ज्यादा क्या है? फिक्स एसेट्स में। उसमें से कंपनी का ऑलरेडी 2,10,000 का क्या है? इन्वेस्टमेंट है। और कंपनी का लॉन्ग टर्म बोरिंग कितना है? तो कंपनी को अगर इसको पे ऑफ करना रहेगा तो अपना एसेट्स वगैरह को बेचने का जरूरत नहीं है, किसी से पैसा भी मांगने का जरूरत नहीं है। जो इन्वेस्टमेंट किया उसको बेच देंगे, और बेच के जो भी पैसा आएगा आराम से ये वाला लॉन्ग टर्म बोरिंग को सल्टा देंगे, फिर मेरा कोई उधारी बाकी नहीं है। तो ऐसा कंपनी का अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर बन गए तो भैया हम भी पैसा कमाएंगे। पैसा कमाएंगे तो पैसा लगाएंगे। क्लियर हो गया? तो जब भी अपने लोग फंडामेंटल चेक करते हैं तो बहुत सारा चीज बताता है सर। ये आपका जो बुक्स है ना वो बहुत सारा चीज बताता है। जिस तरह से इंटरव्यू में अगर आप इंटरव्यू में 5 मिनट में बैठते हैं ना, तो 5 मिनट में वो आपका पूरा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एटीट्यूड, काम करेंगे कि नहीं करेंगे, इंग्लिश अच्छा है नहीं है, ठीक है, सब कुछ वो 5 मिनट में तलाश कर लेता है। 5 मिनट में वो खोज लेगा कि आपको रहना है, आपको रखना है कि नहीं रखना है। तो अगर हमें भी अगर कोई एक्सपर्ट को अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट दे देता है तो वी विल टेक हार्डली 10 मिनट्स। 10 मिनट में बता देंगे क्या है नहीं है, क्या है उसका ओवरव्यू में अपने लोग उसको बता सकते हैं कि कंपनी सही है गलत है। समझ में आ रहा है? इट इज लाइक अ डॉक्टर थिंग। कोई डॉक्टर अगर आता है तो 2 मिनट चेक करता है, यहाँ लगाएगा, यहाँ लगाएगा, आ ए आ, जा घर जा। समझ में आया? तो फाइनेंशियल एक्सपर्ट का मतलब क्या होता है? फाइनेंशियल एक्सपर्ट मींस व्हाट? दे आर द डॉक्टर इन टर्म्स ऑफ द एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ डेटा सर। अगर ये सब एनालिजिंग और डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह सीख गए ना, इट इज गोइंग टू बी ह्यूज। इसी लाइफ में ही आपका लाइफ बन जाएगा सर। बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी होता है ना, कंटेंट राइटिंग करने के लिए किसी को मर्ज करना है, बिजनेस को एनालाइज करना है, इन लैक्स में आपका सर सैलरी होता है। ये सब जस्ट इंटरप्रेट करके बताने का, रिटेन जिसमें अच्छा रहता है आपको, ये सब पूरा आपको राइट करना पड़ेगा, पूरा एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। नहीं समझे? जो मैंने आपको बताया ना, इसके एक रिपोर्ट बनाना पड़ेगा आपको। कंपनी का वायबिलिटी करके रिपोर्ट पूरा प्रेजेंट करके कंपनी को देना है, कि कंपनी को बताना कि भैया ये अच्छा है बुरा है। फिर कंपनी वो शेयर्स वगैरह पे इन्वेस्ट करती है, वहां डालेगी, क्या करेगी नहीं करेगी, मूल्यों का डेज आना। बट बेसिक जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो आपको बना के देना है। सर हो गया? तो ये था हमारा सर कॉमन साइज में। आई होप ये बन जाएगा। ये 2 क्वेश्चन है, 10 और 11 बन जाएगा ना बैलेंस शीट पे, 10 और 11। नाउ नेक्स्ट पे सर ट्रेंड एनालिसिस। देखिए लास्ट पार्ट है हमारा ट्रेंड एनालिसिस पे।
सर ट्रेंड एनालिसिस क्या होता है? क्या करते हैं लोग? ट्रेंड निकालते हैं। आप एग्जाम्पल के तौर पर देखो, ये वाली एग्जाम्पल है, पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा है। सपोज सेल्स इन 2017, 18, 19 20 लाख है, 25 लाख है, 40 लाख है ना? तो ये तीनों में से एक बेस मानते हैं अपने लोग। क्या मानते हैं? बेस। इंडेक्सेशन किया आप लोग, इंडेक्स समर, रिमेंबर, एक बेस मानते हैं। तो बेसिकली ये 2017 क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा। और इसके बेसिस में ये अपने लोग परसेंटेज निकालेंगे, यही है ना सर? तो ये 25 लाख से 20 लाख माइनस कर देंगे, 5 लाख हुआ। 5 लाख डिवाइड बाई 20 लाख, कितना परसेंटेज हो गया? 25% बढ़ा है। तो अगर हम 25 लाख डिवाइड बाई 20 लाख करेंगे तो मेरा कितना बढ़ गया? 125। 40 लाख डिवाइड बाई 20 लाख किया, कितना बढ़ गया? 200 हो गया। मतलब मेरा टर्नओवर 20 लाख रुपया था 2017 में, और 2019 में 2 साल में मैंने अपना सेल को क्या कर दिया? डबल करके दिखाया। इज ह्यूज। समझ में आ रहा है? इज ह्यूज। 2 साल में डबल कर देना इज अ चैलेंजिंग टास्क सर। समझ में आ रहा है? तो ये ट्रेंड भी क्या बताता है? कंपनी का परफॉर्मेंस बताता है कि कंपनी अपना हर साल कितना परफॉर्म करता है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक वर्ड आप लोगों को मिलेगा, मूविंग एवरेज। क्या मिलता है? एक ट्रेंड और मूविंग एवरेज में यही एक फर्क होता है। ट्रेंड क्या करता है ना कि एक बेस ईयर अपने लोग मान लेते हैं, नहीं समझे? एक बेस ईयर मान लेते हैं, उसके बेसिस में अपने लोग क्या करते हैं? इंक्रीज करेंगे, एवरेज निकालेंगे। मूविंग एवरेज क्या होता है ना कि सर हर साल एवरेजिंग होता है। यहाँ पे जैसे जैसे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे एवरेज होते जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, 1 2 3 है, आपको ये 4 का निकालना है एवरेज, राइट? तो ये 3 का एवरेज करेंगे तो 4 का होगा। लेकिन जैसे ही 5 में जाएंगे तो अब ये एवरेजिंग हो जाएगा, 2 3 4 का एवरेज होगा, वो 5 का प्रेडिक्शन निकलेगा। अब आप 6 का निकालोगे, 6, तो अब एवरेज किसका निकालना होगा? 3 4 5, ये 6 का एवरेज निकलेगा। 7 में जाएंगे तो 3 4 5, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा। समझ रहे हैं? दिस इज व्हाट इज मूविंग एवरेज। इट इज, मैं आपको जैसे एक नॉर्मल वे में बता रहा हूं, अगर मूविंग एवरेज 20 लाइन का रहा है, या फिर पर मंथ का रहा है, 1 महीना का रहा है, या फिर पर मतलब आप बोल सकते हो उसको कि वीकली रहा, तो मूविंग एवरेज उस तरह से 7 डेज का रहेगा आपका कंटिन्यूअली। ठीक है? तो ये शेयर्स वगैरह, स्टॉक एक्सचेंज वगैरह, ये सब में काफी मूविंग एवरेज ज्यादा यूज होता है। देखिए सर, 10% कैसे करके निकालते हैं? वैल्यू ऑफ करेंट पीरियड डिवाइडेड बाय वैल्यू बैक पीरियड इनटू 100। तो यहां पर एक को अपने लोग फिक्स करते हैं, कितना साल का? 100 का। और यहां पर देखिएगा 2016 50%, 55, 75, 90, राइट? तो कैसे करके निकालेंगे? 2016 को क्या मान लेंगे? बेस। इसको 100% मान लेते हैं। तो कैसे करके निकला? 2016 मेरा 100 हो गया, तो 17 कैसे निकालेंगे? दिस डिवाइडेड बाय दिस इंटू 100। तो 55 डिवाइडेड 50 इंटू 100 कितना हो गया? 110। फिर से अपने को 2018 का निकालना है, ये ट्रेंड एनालिसिस हो रहा है, तो अब किसके ऊपर निकालेंगे? 75 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, ये कितना हो गया? 150। फिर 2019 का करना है, कितना होगा? 90 डिवाइड बाय 50 इंटू 100, कितना हो गया? बारह बज गए क्या? तो बेटा तो अलार्म लगा के रखा था। ओ बोल वक्त, इसके बारे में थोड़ा आप समझना पड़ेगा यार। बोल वक्त, ये वक्त अजान से पहले नमाज पढ़ सकते हैं। अच्छा, अगर मान लें हमको कोई ट्रैवलिंग वलिंग करना रहा कहीं पे और हमको लगता है कि हम जमात के साथ नहीं पढ़ सकते हैं और छूट जाएगा, तो हम पहले पढ़ सकते हैं। सर देखिए, तो ये वाला आप लोग बना लीजिएगा, ये बन जाएगा सर। ठीक है, ये क्वेश्चन बनाएंगे।
ये क्लास वर्क का एक क्वेश्चन ही आप लोग बना लीजिएगा, इसमें कुछ बताना है ही नहीं है। इस क्वेश्चन में क्या है ना, 2019 का ये वाला वैल्यू दे दिया है और 2019 का ये फिगर दे दिया है, आपको 2017-18 का निकालना है। नहीं समझे? ये 2019 का फिगर दे दिया और आपको 17-18 का निकालना है, तो कैसे करके करेंगे? और 2016 यहां पर बोल रहा है कि बेस ईयर है। क्या है सर? बेस ईयर है। तो सबसे पहले 750 डिवाइड बाय 150 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 करके ये मेरा किसका आ जाएगा? 2016 का आ जाएगा। सर पढ़िए। अच्छा चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं, देखिए सिर्फ एक करते हैं, देखिए समझ में आ जाएगा। पढ़िए वहां क्वेश्चन में क्या लिखा है। फ्रॉम द 10% सप्लाइड बिलो प्रिपेयर अ कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट्स। कंपैरेटिव बनाना है करंट एसेट्स का, ठीक है। इन एब्सोल्यूट वैल्यू, सिर्फ वैल्यू में निकालना है, मतलब आपको डिफरेंस बताना है। टेकिंग 2016 एज बेस ईयर है और 16 का कोई वैल्यू दिया हुआ है क्या? नहीं दिया हुआ। और आपको वैल्यू किसका दिया हुआ? 2019 का दिया हुआ। तो अगर मान लीजिए कि हम ये वाली क्वेश्चन करते हैं तो हमें सिर्फ एक का कर रहा हूं मैं, 2019 का करंट एसेट्स। निकल जाए 150%। कैश एंड बैंक, एक मिनट, कैश एंड बैंक कितना रुपया है? 7500, यही है। और 2019 का यहाँ पे वैल्यू कितना दे दिया हुआ? परसेंटेज कितना है? चेक करिए। 150 है ना सर? ये देखिए ये वाला, ये कितना है? 150 है। और इसके बेसिस में 2016 का कैसे करके निकल जाएगा बताइए? क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 150। तो अगर मैं 2019 का यहाँ पर ऐसे करता हूँ और यहाँ पे 2016 का वर्किंग करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7500 डिवाइड बाय 150 इंटू 100 कितना हो रहा? 5000 हो गया। तो ये 5000 निकल गया। अब ये 16 का 5000 निकल गया तो 17 का नहीं आ जाएगा, 18 का नहीं आ जाएगा। अब बताइए 2017 का कितना था वहां पे? 110 है और 18 में कितना है? 125 है। तो 5000 का क्या हो जाएगा? इंटू 110, तो ये 5500। 2018 का कितना परसेंटेज है? 125। तो 5000 इंटू 125 कितना आ रहा? 6250। इस तरह से बनाना। तो 19 करेंगे तो 16 का बेस निकल जाएगा, 16 निकल गया तो बाकी 17-18 सब बन जाएगा। ठीक है सर? तो बुक में जितना भी क्वेश्चन है सर इसका काइंडली पूरा कर लीजिएगा, इसमें और कुछ बचा नहीं है मुझे बताने के लिए, ठीक है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इस चैप्टर में और कुछ ही नहीं है। नेक्स्ट क्लास है सर रेशियो एनालिसिस करेंगे और रेशियो 20 नंबर का है सर, रेशियो 20 नंबर का है। मैं आपको यही बोलने वाला हूं कि प्लीज इसको एब्सेंट मत करिएगा।